मिजूरी के सेंट लुइस एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के महज कुछ सेकंडों बाद ही अमेरिकन एयरलाइन के DC-982 प्लेन के इंजन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कॉकपिट में कई तरह के वार्निंग मैसेज बजने लगे और इससे पहले कि पायलट कुछ समझ पाते, प्लेन तेजी से बेकाबू होने लगा। एक एक कर कॉकपिट में लगे सभी इंस्ट्रूमेंट पैनल बंद होने लगे और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। आसमान में 1500 फीट की ऊंचाई पर 143 लोगों की जिंदगी दांव पर थी। क्या पायलट प्लेन को सही सलामत लैंड करवा पाए या उन सभी 143 लोगों के लिए ये उनका आखिरी सफर बन गया? आज की हमारी केस स्टडी अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 1400 के इसी खतरनाक हादसे के बारे में है। 28 सितंबर 2007 की दोपहर 138 पैसेंजर्स के साथ 5 क्रू मेंबर्स मिजूरी के सेंट लुइस एयरपोर्ट से अमेरिकन एयरलाइंस के MD-82 प्लेन में सवार होते हैं। इस प्लेन को लगभग 1 घंटे की उड़ान पूरी करके शिकागो जाना था। हल्की फुल्की हवा और बादलों के अलावा 30 डिग्री टेम्परेचर के साथ ये एक नॉर्मल सनी डे था, जो आमतौर किसी भी प्लेन की उड़ान के लिए परफेक्ट वेदर माना जाता है। एक एक कर धीरे धीरे सभी पैसेंजर प्लेन में सवार होते हैं, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि नॉर्मल दिखने वाली आज की ये उड़ान सभी के लिए कितनी खतरनाक साबित होने वाली है। फ्लाइट क्रू के साथ साथ शायद किसी भी पैसेंजर ने ये नहीं सोचा होगा कि कुछ तकनीकी और ह्यूमन एरर मिलकर सभी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत लाने वाले हैं। 59 वर्षीय फ्लाइट के कप्तान पिछले 17 सालों से अमेरिकन एयरलाइन के साथ ही काम कर रहे थे। पिछले 4 सालों से वो बोइंग 777 में फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर तैनात थे और अपनी रिटायरमेंट से महज 6 महीने पहले हाल ही में उन्होंने MD-82 के कप्तान के तौर पर काम करना शुरू किया था। 14,000 घंटों के फ्लाइंग एक्सपीरियंस के साथ वो एक मंजे हुए पायलट थे, जिसमें से 6,000 घंटों का अनुभव कप्तान के तौर पर था। उन्होंने अपना फ्लाइंग कैरियर 1970 में अमेरिकन एयरफोर्स में फाइटर पायलट के रूप में शुरू किया था और तब से अब तक अपने बेदाग फ्लाइंग करियर के कारण उन्हें एक मंझा हुआ अनुभवी पायलट माना जाता था। कॉकपिट में कप्तान के साथ वाली सीट पर 43 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर बैठे थे, जिन्होंने 1999 में अमेरिकन एयरलाइन ज्वाइन की थी। अमेरिकन एयरलाइन ज्वाइन करने से पहले फर्स्ट ऑफिसर भी अमेरिकन एयरफोर्स और नेशनल गार्ड में बतौर पायलट के तौर पर काम कर चुके थे। अपने अब तक के कैरियर में फर्स्ट ऑफिसर ने 7,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस हासिल किया था, जिसमें से 2,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस इसी तरह के DC-982 प्लेन को उड़ाने का था। फ्लाइट 1400 के लिए प्रॉब्लम्स तो तभी शुरू हो गई थीं, जब पायलट के बार बार कोशिश करने के बावजूद भी लेफ्ट साइड का इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। इसके बाद पायलट ने ग्राउंड स्टाफ से इंजन को मैन्युअली स्टार्ट करने के लिए कहा। इस तरह के हालात में इंजन को मैन्युअली स्टार्ट करने के लिए ग्राउंड स्टाफ को एक स्पेशल रेंच टूल की मदद से इंजन के स्टार्ट वाल्व को खोलकर हाथ से एक स्टार्ट बटन को दबाना होता है। हालांकि बोइंग के मैनुअल के अनुसार इंजन को मैन्युअली स्टार्ट करने का यही सही तरीका है, लेकिन इस तरह रेंच टूल से वाल्व को खोलने में काफी वक्त लगता था और इसे जल्दी करने के चक्कर में अमेरिकन एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ वाल्व को पूरी तरह खोलने की बजाय एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से उस स्टार्ट बटन को दबाकर इंजन को मैन्युअली स्टार्ट करते थे और उस दिन भी उन्होंने यही किया। कुछ देर बार बार कोशिश करने के बाद इंजन तो स्टार्ट हो गया, लेकिन शायद किसी को भी इसका अंदाजा नहीं था कि थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए किया गया ये जुगाड़ कितनी बड़ी मुसीबत लाने वाला था। और दोपहर के लगभग 1:05 पर सभी 143 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के सवार होने के बाद पायलट ने एयरपोर्ट गेट से रोल ऑफ प्रोसेस को शुरू किया। टैक्सीवे से गुजरते वक्त दोनों ही पायलट टेक ऑफ चेकलिस्ट के अनुसार प्लेन के इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग्स करते हुए बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में एक दूसरे से पर्सनल बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। टेक ऑफ से पहले का ये वक्त किसी भी फ्लाइट और पायलट्स के लिए बहुत ही क्रिटिकल होता है, जिसमें पायलट्स को बहुत सावधानी से टेक ऑफ चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए कई सारी सेटिंग्स और इंस्ट्रूमेंट पैनल्स पर ध्यान देना होता है और ऐसे हालात में पायलट कोई भी गलती ना करे। इसलिए FAA के रूल्स के अनुसार टेक ऑफ के वक्त जब तक प्लेन सही सलामत 10,000 फीट की ऊंचाई तक नहीं पहुंचता, कॉकपिट में पायलट्स किसी भी तरह की पर्सनल बातचीत नहीं कर सकते।
उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्लेन की सेटिंग्स और टेक ऑफ से रिलेटेड दूसरी बातों पर ध्यान देना होता है। इसी तरह हल्की फुल्की पर्सनल बातचीत के बीच दोपहर के लगभग 1:10 पर प्लेन रनवे स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचता है। दोनों इंजन की फुल थ्रस्ट पावर के साथ कप्तान रनवे पर टेक ऑफ रोल शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कप्तान इंजन थ्रस्ट को बढ़ाते हैं, तेज प्रेशर के कारण लेफ्ट इंजन का स्टार्ट वाल्व खुल जाता है। इंजन को मैन्युअली स्टार्ट करने की कोशिश में स्क्रू ड्राइवर से बार बार दबाने के कारण इंजन का स्टार्ट वाल्व स्विच डैमेज हो चुका था, इसलिए इंजन थ्रस्ट के बढ़ाते ही तेज प्रेशर के कारण वाल्व खुल गया। धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता हुआ प्लेन अब तेजी से रनवे पर दौड़ रहा था। स्टार्ट वाल्व के खुलने के बाद हवा के तेज प्रेशर के कारण लेफ्ट इंजन की स्टार्टिंग टरबाइन तेजी से घूमना शुरू कर देती है। लेफ्ट इंजन में आ चुकी इस भयंकर मुसीबत से अनजान पायलट प्लेन को टेक ऑफ करा देते हैं। लेकिन जैसे ही प्लेन 15 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो इंजन के बाहर हवा के प्रेशर के कारण तेजी से घूम रही स्टार्टर टरबाइन बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जिसके कारण उसमें आग लग जाती है। स्टार्टर टरबाइन में लगी आग जल्द ही इंजन तक पहुंच जाती है। लेफ्ट इंजन में आग लगते ही कॉकपिट में इंजन फायर अलार्म बजने लगता है। अचानक आई इस फायर वार्निंग को देखते ही फर्स्ट ऑफिसर एटीसी टावर को इमरजेंसी कॉल कर तुरंत ही वापस सेंट लुइस एयरपोर्ट पर लैंड करने की अनुमति मांगता है। कप्तान प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर फर्स्ट ऑफिसर को फायर चेकलिस्ट के अनुसार एक्शन लेने के लिए कहता है। हालांकि कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर अपनी ट्रेनिंग के दौरान कई बार फायर सिमुलेटर की प्रैक्टिस कर चुके थे, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, असली मुसीबत के वक्त घबराहट और जल्दबाजी में ट्रेनिंग के दौरान की कई बातें हम भूल जाते हैं। बोइंग के इंजन फायर मैनुअल के अनुसार पायलट को सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिसमें पहला स्टेप ऑटो थ्रॉटल मोड को डिस्कनेक्ट करना, दूसरा स्टेप इंजन थ्रस्ट को आइडल कर देना, तीसरा स्टेप फ्यूल सप्लाई को बंद कर देना और चौथा स्टेप इंजन में लगे फायर एक्सटिंग्विशर को स्टार्ट कर देना। चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए फर्स्ट ऑफिसर पहले और दूसरे स्टेप को कंप्लीट कर देता है, लेकिन इससे पहले कि फर्स्ट ऑफिसर तीसरे और चौथे स्टेप के लिए इंजन में फ्यूल सप्लाई को बंद करके फायर एक्सटिंग्विशर ऑन कर पाता, कप्तान प्लेन का कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर के हाथ में देकर कैबिन क्रू को फायर की जानकारी देने लगते हैं, ताकि वो पैसेंजर को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार कर सके। लैंडिंग के पहले से होती आ रही गलतियों के बीच में ये एक और बड़ी गलती थी, जैसा कि प्लेन ने कुछ सेकंड्स पहले ही टेक ऑफ किया था और सभी पैसेंजर सीट बेल्ट लगाकर अपनी अपनी सीट पर सेफली बैठे हुए थे। इसलिए ऐसे हालात में कैबिन क्रू को फायर के बारे में इन्फॉर्म करना इतना जरूरी नहीं था। इस क्रूशल वक्त में जब फर्स्ट ऑफिसर का पूरा ध्यान सिर्फ फायर चेकलिस्ट पर होना चाहिए था, वो प्लेन को कंट्रोल कर रहा था। आमतौर पर ये सभी बातें, जैसा कि इमरजेंसी के वक्त किसे क्या करना है, ये सब पायलट्स टेक ऑफ से पहले डिस्कस करते हैं, ताकि अगर असल में ऐसी कोई मुसीबत आ जाए तो वो कंफ्यूज ना हो। और इसीलिए टेक ऑफ से पहले कॉकपिट में पायलट्स को किसी भी तरह की पर्सनल बातचीत करने की मनाही होती है, ताकि वो ध्यान से इमरजेंसी चेकलिस्ट की प्रैक्टिस कर सके। अब चूंकि टेक ऑफ से पहले भी दोनों पायलट्स कॉकपिट में पर्सनल बातचीत कर रहे थे, शायद इसी कारण पायलट्स फायर चेकलिस्ट को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाए। ऐसे वक्त में जहां एक एक सेकंड कीमती होता है और पायलट को बहुत ही तेजी से डिसीजन लेने होते हैं, वहां इंजन में आग लगने के लगभग 2 मिनट बाद कप्तान दोबारा से